Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel JS65 और करंट अफेयर के सेगमेंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सही से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट्स आज आ रही हैं, लगातार कैलेंडर रिलीज हो रहे हैं, तो आप सभी भी आप उन सब चीज़ से अवगत होंगे और साथ ही अपने एग्ज़ाम को रणनीतिक रूप से तैयार कर रहे होंगे। ठीक उसी सीरीज़ में मैं आपकी हेल्प करने के लिए लाया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड एक और सेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, दोहा डायलॉग से संबंधित है। ठीक है, दोहा डायलॉग में क्या था? दोहा डायमंड लीग 2025 हुआ है, जिसमें कहाँ पे हुआ है? पहले ये दोहा नाम से पता चल रहा है। दोहा कहाँ पड़ता है? दोहा पड़ता है कतर में, राइट। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दोहा कतर में पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में ये डायमंड लीग हुई है, ठीक, जिसमें जो आप सभी अवगत होंगे, आप सभी सुना होगा, नीरज चोपड़ा जी, नाम सुना? नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं, उन्होंने पहली बार अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है और जो भाला है उसको 90 मीटर से ऊपर फेंका है। यानी कि इस लीग में नीरज चोपड़ा ने जो भाला है, एक मिनट, नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला है वो 90.23 मीटर फेंका है, जो इनका खुद का ही अपने उन्होंने क्या किया है? रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हालांकि इन्हें सेकंड प्लेसमेंट मिला है। जो फर्स्ट आया है इस प्रतियोगिता में वो कौन है? वो है जर्मनी के जूलियन बेबर। कौन है? जर्मनी के जूलियन बेबर। तो जो फर्स्ट आए हैं वो हैं जूलियन बेबर। ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। इन्होंने कितना भाला फेंका था? तो इन्होंने फेंका है 91.6 मीटर। कितना फेंका है? 91.6 मीटर, राइट। कहाँ पे हुआ है? कतर में हुआ है। कतर में एक स्टेडियम है, सुहेम बिन हमद स्टेडियम। सुहेम बिन हमद। तो कहाँ पे हुआ है स्टेडियम? सुहेम बिन हमद स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, ये स्टेडियम कहाँ पड़ता है? स्टेडियम है कतर में। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इवेंट है, इस इवेंट को किसने कराया है? तो इस इवेंट को कराया है IAAF ने। किसने कराया है? IAAF ने, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, राइट। तो इसकी स्थापना कब हुई है? अगर बात करें, थोड़ा हम IAAF के बारे में जानें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में स्वीडन में। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। कहाँ पे? मोनाको। मोनाको क्या है? मोनाको के बारे में एक स्पेशल फैक्ट है कि यह है सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट। स्टेट यानी कि देश की बात हो रही है, कोई भी इसे ये नहीं समझेगा क्या कि ये सिर्फ राज्य है इन द वर्ल्ड। पॉइंट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि एक इवेंट है दोहा डायमंड लीग, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी को यहाँ पे मिला है सिल्वर मेडल, रजत इनको मिला है, ठीक है।
रजत मेडल इनको मिला है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर आए हैं। इन्होंने हालांकि अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है 90.23 मीटर का भाला फेंक के, राइट। वहीं जो टॉप किया है वो है जूलियन बेबर, राइट, जिन्होंने कितना फेंका था 91.6 मीटर फेंका, जो कहाँ के, जर्मनी के हैं। ये इवेंट हुआ है सुहेम बिन हमद स्टेडियम में हुआ है, राइट। इस इवेंट को करा कौन रहा है? इस इवेंट को कराया गया है IAF द्वारा आयोजित। क्लियर पॉइंट? क्लियर? सो स्टार्ट। नेक्स्ट न्यूज हमारी है, नेक्स्ट न्यूज है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होते हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड है जो भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इसे हम समझते हैं। तो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है साहब। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोगों को ये दिया गया है, तभी तो न्यूज़ में, ठीक। तो करंट सेगमेंट्स हम देखेंगे, बट पहले हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे भारतीय साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में हम समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? कोई मित्र जो बताएं। चलो, इसकी स्थापना हुई है 1961 में, यानी कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यह है, हर साल दिया जाता है, ठीक है, हर साल दिए जाते हैं। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि फर्स्ट, पहला पुरस्कार कब दिया गया था। 1961 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया है। पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट पुरस्कार जो मिला है ये किनको मिला है, पॉइंट ये है। तो ये मिला है जी शंकर को। किसको मिला है? जी शंकर, जी शंकर, ठीक है। तो हम स्टैटिक पार्ट के रूप में समझ सकते हैं ये वाला। तो क्या समझे हम कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, फर्स्ट पॉइंट में देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। ये हर साल दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है और 1965 में पहली बार जी शंकर जी को दिया गया था। क्लियर पॉइंट? डन, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट सेगमेंट के हिसाब से कि अभी ये चर्चा का विषय क्यों हुआ है। तो 58वां इवेंट था ये, 58वां इवेंट हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, जिसमें गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, 2 पर्सन हैं, गुलजार गुलजार और राम भद्राचार्य, दोनों को ये दिया गया है, ठीक है। तो जब दिया जाता है, जो इवेंट होता है वो कहाँ दिया होता है? वो इवेंट होता है विज्ञान भवन में। कहाँ पे होता है? विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में होता है इवेंट। पॉइंट ये है कि विज्ञान भवन कहाँ पे है? विज्ञान भवन है नई दिल्ली में। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कौन देंगे? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। तो गुलजार जी की बात करूं तो गुलजार जी को पहले भी
2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको और भी पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो 2013 में दादा साहब फाल्के। ठीक, वहीं इन्हें 2004 में पद्म भूषण भी दिया गया है, 2004 पद्म भूषण। क्लियर पॉइंट। तो हमने देखा गुलजार जी के बारे में कि गुलजार जी को अभी हाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो पहले 2002 में उनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है, वहीं 2004 में इन्हें पद्म भूषण जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूं जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, इनको 2015 में, इन्हें भी 2015 में पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण। ठीक, तो ये जो अवार्ड थे ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इनका वितरण हुआ है। स्टैटिक पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, कब मिलता है, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन देता है, कब कहाँ होता है, सब हम समझ चुके हैं। राइट, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा कि फिशरीज सेक्टर इज अहेड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि मत्स्य पालन जो इंडस्ट्री है, जो क्षेत्र है, वो कृषि से आगे निकल गया है। पॉइंट ये है। ठीक है, ये न्यूज़ किसने दी है, ये दी है मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मत्स्य पालन क्षेत्र कृषि क्षेत्र से आगे निकल गया है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में लगभग 9% का योगदान कर रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किसने दी है, मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन दी है कि कृषि से आगे निकल गया है मत्स्य क्षेत्र, और अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है, अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान दे रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। मुझे एक चीज समझनी है कि मत्स्य से संबंधित, फिशरीज से संबंधित कुछ योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि मैं बात करूं, मैं बात करूं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, और भी कोई है बताएंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना, बताइए। और भी कुछ है, नीली क्रांति हो गया। ठीक है, या फिर मछुआरों से संबंधित कल्याणकारी राष्ट्रीय योजनाएं होंगी। ये सब क्या है, इन सब योजनाओं के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मत्स्य क्षेत्र को, जो फिश इंडस्ट्रीज है, फिशरीज है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, तो ये न्यूज़, ये क्या है, ये दोनों जो योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। क्यों, क्योंकि मत्स्य क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ा है, और हमारा भारत सबको पता है कृषि प्रधान देश है, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो क्या है,
इससे संबंधित जो योजनाएं हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो दो बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये संपदा योजना है, ये स्टार्ट हुई थी 2021 से 2025 तक के लिए की गई थी स्टार्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं 2020-21 से 2024-25 तक, राइट। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, किसान संपदा योजना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो मत्स्य क्षेत्र है उसका समग्र विकास हो। ठीक है, यानी क्या है, समग्र विकास की बात करता है, समग्र विकास। समग्र विकास कैसे होगा जी? समग्र विकास कैसे होगा, यानी कि यह बात करता है सतत विकास की। कौन से विकास की? सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, यानी कि जब हम विकास की बात करें तो हम संसाधनों का प्रयोग उस तरीके से करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधनों की कमी ना हो। इसे कहते हैं हम सतत विकास। ठीक, दूसरा, किस मंत्रालय के द्वारा से जारी किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मंत्रालय कौन सा है? किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन लोग मिलकर जारी कर रहे हैं? तो मत्स्य पालन विभाग। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, मत्स्य पालन विभाग प्लस मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। ठीक है साहब, क्लियर ये पॉइंट? ठीक, अब आते हैं दूसरी योजना की सब तरफ, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। इसे लॉन्च किया गया था 2024 में। कब किया गया? 2024 में किया गया है। यह मत्स्य पालन जो संपदा योजना है उसकी ही क्या है, छोटी उप योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो मत्स्य पालन है उसको औपचारिक बनाना है, मत्स्य पालन को औपचारिक बनाना है। ठीक है, मंत्रालय सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। हम और भी बात कर सकते हैं कि मछुआरों से संबंधित कल्याणकारी राष्ट्रीय योजना होगी, जिसमें क्या कर सकते हैं, जिसमें मछुआरों को वित्तीय सहायता मिलती है, जहाँ पे वो अपना घर बना सकता है, सामुदायिक हॉल बना सकता है, यहाँ तक कि ट्यूबवेल भी वो स्थापित कर सकता है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन का डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, NFDP की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो फिशरीज है उसको फॉर्मलाइजेशन करना है, यानी कि औपचारिक रूप से उसे क्या करना है, औपचारिकता को औपचारिक बनाना है, ये वाला लक्ष्य है। ठीक, नीली क्रांति योजना को हम देख सकते हैं, जहां पे क्या देख रहे हैं, मत्स्य पालन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में सुधार करना है, तो एक इसका उद्देश्य होगा नीली क्रांति की योजना। इन सबको भी हम समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर पॉइंट। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट ये दो योजना है, क्योंकि ये बड़ी योजना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, इंडिया लॉन्चेस सम्मान इन सागर इनिशिएटिव फॉर द वुमेन इन द मैरीटाइम सेक्टर। यानी कि भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। यानी कि एक योजना स्टार्ट की गई जिसमें क्या किया गया है,
कि सागर में सम्मान पहल शुरू की गई है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम क्या उद्देश्य है, क्या अचीव कर सकते हैं, क्या हमें बेनिफिट होगा इस योजना से? पहला पॉइंट रहेगा कि इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा? लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया साहब। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या पॉइंट हो गया कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये स्कीम हमें दिखाती है महिला सशक्तिकरण के बारे में, कि महिलाओं को सशक्त किस तरीके से कर सकते हैं हम। कौन से क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में। राइट, तो ये बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें कोई स्टैटिक पार्ट है नहीं जो समझाने लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा कि इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द लीमा 2025। लीमा क्या होता है? लैंगावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। ठीक है, यानी कि लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयर स्पेस प्रदर्शनी। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? आप अखबार फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है जहाँ पे हम न्यूज़ के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं, जो कभी कभी आपकी सब्जेक्ट को, कोर सब्जेक्ट को भी कवर करता है। जैसे कि आज एक टॉपिक रहने वाला है, अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी चेयरमैन चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो प्रीति सूद की जगह आए दूसरे, बट हम जब कवर करेंगे तो यूपीएससी को भी पूरे तरीके से हम खत्म कर देंगे। राइट, तो अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर चैनल को आप फॉलो करेंगे तो। ठीक है, चलो कम टू द टॉपिक। सो जो इवेंट है लीमा इवेंट, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में हो रहा है साहब। ये इवेंट मलेशिया में हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, यह 17वां इवेंट है। कौन सा है? 17वां इवेंट है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित कि जो भारत का प्रतिनिधि मंडल है इस इवेंट में, जो भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हेड कौन कर रहा है? नेतृत्व उसका कौन कर रहा है? तो भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं संजय सेठ। कौन कर रहे हैं? संजय सेठ। तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? संजय सेठ। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में हुए लीमा इवेंट में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को किसने रिप्रेजेंट किया? तो क्या नाम रहेगा आपका? संजय सेठ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, टफ भी आ सकता है थोड़ा सा। चलो अब हम बात करेंगे कि लीमा इवेंट है, इसको स्थापित कब किया था, कब से स्टार्ट हुआ है? तो लीमा इवेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1991 में। ठीक है, कब हुआ है? 1991 में हुआ है। ठीक, जो लीमा इवेंट है, इस इवेंट को का आयोजन किसने किया है? कौन करा रहा है? ऑर्गेनाइजर कौन है? तो ऑर्गेनाइजर कौन है बताइए? सॉरी, ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। कौन है? ग्लोबल एग्जीबिशन
ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो लीमा जो हो रहा है 2025 का, मलेशिया में हो रहा है, 17वां हो रहा है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधिमंडल है, उसको संजय सेठ गाइड मतलब लीड कर रहे हैं। पॉइंट 1991 में स्थापित हुआ है लीमा को। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? ग्लोबल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा DPIIT एंड गिव पार्टनर टू ड्राइव द क्लीन एनर्जी इनोवेशन। यानी कि DPIIT और GEAP ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? साझेदारी की है। ठीक है, GEAPP क्या है? ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, यानी ग्लोबल एनर्जी अलायंस। ग्लोबल एनर्जी अलायंस हो गया। ठीक है, एक मिनट का वीडियो पॉज हो रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, डन। तो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, यानी लोग और ग्रह दोनों के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी, थर्ड इनोवेशन, और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता। इन सबको क्या करना है? बढ़ावा देना है। राइट, इसमें कुछ हिस्टोरिकल है नहीं समझाने के लिए। सो सिंपल न्यूज है, दोनों ग्रुप को याद रखेंगे, DPIIT और जीप। ठीक है, दोनों को याद रखना है। दोनों सिंपल क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किन दो कंपनियों के बीच साझेदारी हुई है, किन दो ग्रुप के बीच साझेदारी हुई है? तो DPIIT एंड GEAPP। ठीक है, या फिर एक दे देगा, दूसरे आपसे पूछ लेगा। ठीक, सो ऐसा मत सोचना कि ये बहुत सिंपल सी न्यूज़ है, बहुत छोटा सा है, मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, इस एक लाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 30,000 क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ खड़े खड़े। ठीक है, जैसे 2 मैंने बताया भी अभी। तो एक एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ये सोर्स ऐसे नहीं है कि मैंने बना दी हवा में। बैक व्यू भी देखता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ, पीछे देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो नेक्स्ट हमारा फिश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन त्रिपुरा। यानी क्या हुआ है? त्रिपुरा में मछली महोत्सव बनाया गया। ठीक है, इस मछली महोत्सव के दौरान जो राजीव रंजन है, मत्स्य मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने क्या किया है? एक एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, इस उत्सव के दौरान। ठीक है, तो क्या है? एक एक्वा पार्क की स्थापना हो रही है, एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, सो फिश फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? पॉइंट क्या है? एक क्वेश्चन देखो, सिंपल बनेगा, फिश फेस्टिवल कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। फिश फेस्टिवल यानी कि मछली महोत्सव कहाँ पे होगा? त्रिपुरा में होगा। ठीक है, इस उपलक्ष्य में क्या है? एक एक्वा पार्क की स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है राजीव रंजन के द्वारा, राजीव रंजन के द्वारा। ठीक है, राजीव रंजन कौन है? मत्स्य मंत्रालय है इनके पास। ठीक है, पॉइंट ये है कि त्रिपुरा में अगर स्पेसिफिक आ जाए तो कहाँ पे है ये कैलाश सरोवर, कैलाश सरोवर नहीं, कैलाश शहर। ठीक है, कैलाश शहर, कैलाश शहर।
ठीक है। और कहीं अगरतला भी आ जाए तो अगरतला भी ठीक है। ठीक है। तो आपसे पूछे कि एक्वा पार्क जो अभी स्थापित हुआ है, जिसकी स्थापना भी की गई है, आधारशिला रखी गई है राजीव रंजन के द्वारा, वो कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश शहर, वो भी ठीक है। त्रिपुरा जाए, वो भी ठीक है। अगरतला है, वो भी ठीक है। ठीक है। जो ये है एक्वा पार्क स्थापित हुई है, इसकी स्थापना हुई है हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो किसके तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की वजह से यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है योजना। ठीक है। पीछे भी हमने देखा और फिर से एक बार दोबारा आ गई। ठीक है। तो क्या है ये योजना, क्या इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो आप इस योजना को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि पोप 14 ओथ सेरेमनी। अभी पोप जो है उनकी क्या हुई है? ओथ सेरेमनी हुई है। ठीक है। पोप 14 की। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भी क्या है? हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। तो भारत की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, राज्यसभा उपसभापति कौन है? हरिवंश जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री जी यानथुंगो पैटर्न ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। यानथुंगो पैटर्न कौन है? नागालैंड के उप मुख्यमंत्री हैं ये। उन्होंने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट किया है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है CBIC सेलिब्रेट 8 ईयर ऑफ द पेट्रोल विद द नेशन वाइड साइक्लोथॉन। ठीक है। ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि CBIC ने क्या किया है? अभी राष्ट्रव्यापी स्तर पर साइक्लोथॉन के साथ GST के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। यानी कि GST को 8 साल हो गए हैं, उसका जश्न मनाया है। CBIC और GST ने मिलकर मनाया है। क्लियर पॉइंट? तो CBIC क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट। तो न्यूज तो इतनी सी थी कि CBIC और GST ने दोनों को मिलकर क्या हो गया? 8 साल हो गए उनके साइक्लोथॉन के जरिए क्या किया है? अपना जश्न मनाया है। तो हमें पढ़ना है पहले CBIC के बारे में स्टैटिक पार्ट के रूप में, और थोड़ा सा पढ़ना है GST के लिए। GST आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन CBIC आपके लिए हो सकता है नया हो, तो हमारा फोकस रहेगा CBIC। GST आप पढ़ रखे होंगे पहले से। ठीक है। तो मैंने क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है। ठीक है। क्लियर पॉइंट? यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यह संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी।
ठीक है, सांविधिक निकाय है। क्लियर पॉइंट? सांविधिक निकाय यानी कि संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेंगे। ठीक है, इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। ठीक है, तो इनका काम क्या रहता है? कार्य उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय वाला ना। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली के लिए नीति बनाना। ठीक है, वसूली के लिए नीति, वसूली नीति। क्लियर पॉइंट? सीबीआईसी आप समझ गए। आई होप सीबीआईसी के बारे में आपको पता चल गया है। इट इज सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जब हम बात करें एग्जाम की तो क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स संवैधानिक निकाय हो गया, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। काम क्या रहेगा? उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को उगाही के लिए नीति बनाना, उसको काम करना, बनाना है, नीति बनाना। ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है? केंद्रीय लेवल पर। ठीक है, अब हम बात करें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब स्थापित हुआ था? 2017 के में। ठीक है, क्लियर? जीएसटी आप डिटेल में खुद से पढ़ेंगे क्योंकि ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। ये हो गया स्टार मार्क। ठीक है, मैंने बता दिया 2017 में स्थापना हुई थी। क्लियर पॉइंट? अब आइए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट क्या है? श्री हरि बिकम्स इंडियाज ग्रैंड मास्टर, यानी कि श्री हरि है वो क्या बने? इंडिया के ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं। ठीक है, राइट? क्लियर? ये कहाँ के हैं? क्वेश्चन ये है, ये कहाँ के हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तमिलनाडु के। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये बने हैं 86 नंबर के। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 85 पर जो पर्सन थे वो तमिलनाडु के थे, उनका नाम मेरे को बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, जो 85 थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल न्यूज थी, श्री हरि बिकम्स द इंडियन ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल फिलहाल में जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? श्री हरि। कौन से नंबर के थे? 86 के थे। कहाँ से थे? तमिलनाडु से। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपन्स द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई, यानी कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने दुबई में क्या खोला है? पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है। कहाँ पे किया गया? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में किया गया है। तो ये कहाँ पे? यूएई में ना। हाँ, यूएई। तो कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में यूएई आ जाए तो आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, यूएई में ही है दुबई। ठीक, किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है? तो यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह हमारी शिक्षा नीति के अनुरूप है। ठीक है, दूसरा, दुबई परिसर की स्थापना, दुबई परिसर की जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी, बट आईआईएफटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये पहला विदेशी खुला है। ठीक है,
दोबारा समझिए, दुबई परिसर की स्थापना हो चुकी थी 1963 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान लिख देता हूं, दुबई परिसर की स्थापना 1963 में हो चुकी थी, बट IIFT इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो संस्थान है, पहला विदेशी संस्थान, अब खुला है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारत के कितने IIFT हैं? तो बता दूं, भारत के 2 मुख्य परिसर हैं, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 कोलकाता। ठीक है, क्लियर क्लियर। मैंने लिखा नहीं है, समझा जाता है इस न्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइए, ई मैथनॉल संयंत्र, ई मैथनॉल प्लांट, ई मैथनॉल प्लांट। ठीक है, इसका यह है न्यूज में क्यों है? क्योंकि मैथनॉल का प्लांट पहला कहाँ लगा है? डेनमार्क में लगा है, जिसकी वजह से यह न्यूज में है। तो ई मैथनॉल प्लांट कहाँ लगा है? डेनमार्क में लगा है, याद रखना है नाम, डेनमार्क। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या करना है आपको? डेनमार्क मैप पे देखना है पहले घर जाते ही। सेकंड, कैपिटल, करेंसी, PMPS, सब चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक मैथनॉल संयंत्र लगा है, कहाँ पे लगा है? डेनमार्क में लगा है। इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन है? तो पार्टिसिपेंट है यूरोपियन एनर्जी एंड भित्सुई। ठीक है, नाम अजीब सा है, यूरोपियन एनर्जी एंड भित्सुई। ठीक है, और ये पहला क्या लगा है? पहला और ये क्या है? पहला वाणिज्यिक संयंत्र है, पहला। ठीक है, पहला वाणिज्यिक संयंत्र है। ठीक है, कहाँ पे लगा है? डेनमार्क में लगा है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, अभी क्या हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन चेंज हुए हैं, और अभी जिनको बनाया है वो बनाया डॉक्टर अजय कुमार जी को। ठीक है, तो न्यू चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है प्रति सूद को। किसको रिप्लेस किया है? प्रति सूद को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये थी हमारी न्यूज। थोड़ा पार्ट समझते हैं, स्टैटिक पार्ट, यूपीएससी संबंधित। तो नाम सबको पता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संविधान के भाग 14 में आता है ये, आता नहीं आता? और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 315 से लेकर 315 से 323। नेक्स्ट, ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, 1+ मैक्सिमम अधिक सदस्य 10 हो सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65, जो पहले हो जाए। ठीक, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष
अध्यक्ष प्लस सदस्य नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति साहब।